नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता होगा कि हम यूपी के जो पीआईक्यू क्वेश्चंस हैं जीएस के, हम उनको करा रहे हैं लगातार, जिसमें हमारी 4 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें हम 2015 से लेके अभी तक अद्यतन जितना भी नया पेपर अभी हुआ है यूपी का, लास्ट पेपर आपका यही हुआ था, क्या नाम है, जूनियर स्टैंड 1262। तो तब तक जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे यूपी के पेपर्स में, वो सारा हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 15 मिनट के करीब हम वीडियो रखते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, आप अच्छे से आप लोग का पीवाईक्यू होता रहे और आप थ्योरी भी साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, पीवाईक्यू आप इधर से करते रहें और थ्योरी के लिए आपने नोट्स बनाया होगा वहाँ से करते रहें। तो ये क्लास जो है आपका पीईटी 2024 के लिए, चाहे जूनियर स्टूडेंट के लिए, चाहे और भी अन्य पेपर जो यूपी रिलेटेड आने वाले हैं जिसमें भी जीएस क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप में से कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहा है या जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम सारे नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका सारा डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम 60 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम आज का क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन है। तो 61वां नंबर क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था। तो कहाँ पे स्थित था हिंदुस्तान गदर पार्टी का? तो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, अब देख लेते हैं कब स्थापना हुई। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई 436 हिल स्ट्रीट में। इसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। जिसे क्या नाम दिया गया था? युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। ठीक है, कहाँ था? 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसका नाम युगांतर आश्रम था। और ये स्थान कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो क्या अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? गुप्त समाजों का संगठन, निष्क्रियता प्रतिरोध, संवैधानिक आंदोलन या आतंकवाद? क्या था? तो निष्क्रियता प्रतिरोध। ठीक है, अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक हैं, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे, जिनका जन्म 1872 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीक रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का उपयोग किया। उन्होंने यह विचार आयरलैंड से के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, जो गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। इनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु यदि सरकार निर्दयी हो तो हिंसा का प्रयोग करने से भी चूकना नहीं चाहिए। तो अरविंदो बोलते थे कि अहिंसा होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार निर्दयी हो तो आपको हिंसा भी करना है। ठीक है, तो निष्क्रियता प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंदो घोष ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है, एक तरफ डेट दिया हुआ है। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? आपको पता होगा कि बारदोली किसान आंदोलन आपका 1928 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की थी, तो महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा 1946 में की थी। ठीक है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, तो 1921 में लंगोटी पहनना शुरू किया था। ठीक है, अहमदाबाद में मिल मजदूरी आंदोलन हड़ताल कब हुई? 1918 में। तो कौन कौन सा सही है? पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए किसमें है? तीसरे का ए और चौथे का बी। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो आपको पता होगा कि बारदोली सत्याग्रह के बाद, बारदोली सत्याग्रह जब हुई 1928 में, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, गुजरात की महिलाओं ने। 1928 में घटित किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने किसानों पर लगान में 22% की वृद्धि की। तो क्या हुआ था कि प्रांतीय सरकार ने लगान में 22% की वृद्धि कर दी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान के विरोध में सत्याग्रह किया। अतः सरकार को विवश होकर लगान को घटाकर 6.3% करना पड़ा। सरकार विवश हो गई और लगान को 6.3% कर दिया। कितना कर दिया? 6.03% करना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो क्या दिया? बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात वहां की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसे तो नाम तो दिया था वहाँ की महिलाओं ने, लेकिन महात्मा गांधी ने बताया कि वहाँ की महिलाओं के तरफ से सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया? तो असहयोग आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण किया। ठीक है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित हुई थी, जो 4 फरवरी 1922 की हुई थी। कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने यहाँ पे पुलिस स्टेशन को जगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हुई। कितने पुलिसकर्मी की? 22 पुलिसकर्मी की मौत हुई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और वो कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा दी गई? तो उनको 6 वर्षों की साधारण कारावास की सजा दी गई थी। जिससे असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया तो गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से किया गया? तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। अब कितने वर्षों की सजा हुई? 6 वर्षों की सजा हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को कब, देखिए 4 फरवरी को खत्म हो गया, चौरी चौरा घटना हुआ। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद का सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय पूर्व ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो कब रिहा किया गया? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। और किसने दिया था गांधी जी को 6 महीने की सजा? तो वहाँ के न्यायाधीश ब्रूमफील्ड नाम था न्यायाधीश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1967 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? तो कहाँ का अधिवेशन था जिसमें खिलाफत के साथ स्वराज शुरू हुआ, असहयोग शुरू हुआ? तो ये आपका अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आश्वस्त कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, इसके साथ स्वशासन के साथ स्वराज का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम थे सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन, भाषीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समिति का गठन और हिंदियों से अस्पृश्यता का निवारण। ये सब इसके पॉइंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आगे स्क्रीन पर है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकार बिल को पेश किया। अधिकार बिल 1928 को पेश किया। इसमें क्या था? देखिए, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकार बिल विधेयक पेश किया गया। इस रिपोर्ट में अन्य सिफारिशें थी। भारत को डोमिनियन राज दिया जाए। डोमिनियन राज मीन्स कि भारत का शासन भारतीय लोग चलाएं, चाहे उसकी रानी उसकी मालकिन रहे। ठीक है, तो भारत में डोमिनियन राज्य की स्थापना। भारत का एक संघ हो जिसमें नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो। तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की हो, मतलब गवर्नर जनरल खाली उसका कुछ निर्णय ना हो। जैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की तरह हो लगभग, हाँ, डोमिनियन स्टेटस। तो संवैधानिक मुखिया भर हो, उसका कुछ निर्णय ना हो, बाकी का जो प्रधानमंत्री हो वही सारा निर्णय करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या था इसमें? तो ये सब जो पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स इसमें थे। किसमें थे? तो अधिकार का बिल में 1928 में, जो कि मोतीलाल नेहरू समिति ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 7 नवंबर 1931, 17 नवंबर 1932 जो तीनों गोल सम्मेलन है भाग लिया। गांधी जी ने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया, जो लंदन राजपूताना नाम के जहाज से गए थे। कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं है। ठीक है, देखिए कराची अधिवेशन जब गांधी लौट के आया है तो कराची में उनको काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं, वहाँ बोलते हैं वो कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इसका कारण था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय लेना। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत ले आया था, कौन? मैकडोनाल्ड लाया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है?
तो किसका परिणाम था? देखिए ये द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का परिणाम था, ठीक है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का यह परिणाम था, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभार सामने आई। इसके तहत क्या क्या किया गया? प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित रखी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ नए पंचायत में दलित को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो राज्य मैकडोनाल्ड जो अधिनियम लाया था उसके तहत सिख, ईसाई और मुस्लिमों को तो अलग रखा गया और दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसी का गांधी जी ने विरोध किया 1932 में, जो उन्होंने आमरण अनशन किया था, ठीक है। तो फिर गांधी अम्बेडकर बीच में पूना पैक्ट होता है 1933 में, ठीक है, जिसे बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। तो दलितों को भी अल्पसंख्यक मान लेना यही सांप्रदायिक पंचायत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। किस लिए मनाया? क्योंकि उनको पाकिस्तान बनाना था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो याद रखना है, देखिए पूछ सकता है कि कहाँ मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया? कलकत्ता में मनाया गया, ठीक है। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, ठीक है। तो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, ठीक है, तो इसीलिए कलकत्ता में मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौते करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो चर्चिल द्वारा किसको भेजा गया? तो चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स को, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष में क्रिप्स मिशन भेजा गया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अब देखिए आपको याद रखना है कि 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास रहा, मतलब कांग्रेस और गांधी जी ने इससे मतलब समझौता नहीं किया, ठीक है। वो करने तो आया था लेकिन किया नहीं उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कहाँ पे? मोइरांग कहाँ पे? तो मोइरांग आपका मणिपुर में है, ठीक है। तो मणिपुर में मोइरांग में 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया था, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली की कमान में, देखिए 1944 को कर्नल शौकत अली की कमान में आईएनए की सुभाष चंद्र रेजिमेंट ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की, ठीक है। इस जीत को चिन्हित करते हुए आईएनए ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ठीक है। तो शौकत अली के नेतृत्व में मणिपुर के बिष्णुपुर शहर के मोइरांग में आईएनए ने कब्जा कर लिया। उसका कब्जा करने के बाद वहां पे आईएनए का झंडा फहराया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो किसके नियंत्रण में? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से आए थे? जर्मनी, और जर्मनी के बाद रसिया गए थे, रसिया से वो आए थे, ठीक है। तो रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून, देखिए कब आए थे इसको याद रखना, 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए थे, जहां इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा आईएनए के प्रमुख कमान संभाली, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता की तथा आईएनए के प्रमुख कमान संभाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 की भारतीय संग्राम, प्रथम और द्वितीय विश्व दोनों। तो किसमें शामिल थी? आजाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ थी? जापान की सेना के साथ लड़ रही थी, ठीक है। जापान की सेना साथ में थी और वो किसके साथ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई? आजाद हिंद फौज की स्थापना आगे टोक्यो जापान में हुई, जो कि 1942 में किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस द्वारा की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस फौज में लगभग 85,000 सैनिक शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए आह्वान के बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व दिया, ठीक है। तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब कि नेतृत्व किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, ठीक है।
तो ये रहा आपका आज का 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, इससे पहले भी 4 वीडियो डाला गया है जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई मित्र यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई मित्र यहाँ पे बीपीओ की तैयारी कर रहा है या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस में हम उसमें टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। और हैंड रिटेड नोट्स के साथ टेस्ट भी दे रहे हैं जो कि बहुत नॉमिनल फीस में, जिसका सारा जितना भी मतलब कि उसका डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यूपी ट्रिपल एससी के। धन्यवाद।